हिंदुस्तान की रोजमर्रा जिंदगी में टाटा का नाम हर जगह गूंजता है। सड़क पर दौड़ती टाटा मोटर्स की गाड़ियों से लेकर आसमानों में उड़ते एयर इंडिया के जहाजों तक, और फिर दुनिया भर में अपनी शान के लिए मशहूर ताज होटल। यही नहीं, बिजली की पैदावार से लेकर हमारे घर की चाय और नमक तक तकरीबन हर शोबे में टाटा ग्रुप की एक अलग ही पहचान है। आजकल जब भी टाटा का नाम आता है ना, तो जहन में सीधा रतन टाटा का चेहरा आता है, और इसमें कोई शक नहीं कि उनका किरदार बहुत बड़ा है। लेकिन इस अजीम सल्तनत की बुनियाद आज से 150 साल पहले रखी गई थी, एक ऐसे दौर में जब हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। और इसके बानी थे जमशेदजी टाटा। उनका एक ही अकीदा था, अगर हिंदुस्तान को मजबूत बनाना है तो हर चीज हिंदुस्तान में ही बननी चाहिए। आज ये ग्रुप कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2024 के मुताबिक टाटा ग्रुप का कुल सरमाया $403 बिलियन है। इनकी प्रोडक्ट्स 150 से ज्यादा मुल्कों में जाती हैं, और 100 से ज्यादा मुल्कों में तो ये खुद अपने ऑपरेशंस चलाते हैं। तो आइए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और इस कहानी को बिल्कुल उसकी जड़ों से समझते हैं। ये सफर शुरू हुआ था आज से तकरीबन 156 साल पहले, जब एक नौजवान जमशेदजी टाटा ने सिर्फ 21,000 रुपए की एक मामूली सी सरमायाकारी से एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी जिसने आगे चलकर तारीख बदल देनी थी। जमशेदजी ने अपने वालिद के साथ कॉटन के बिजनेस से काम शुरू किया, लेकिन उनकी सोच सिर्फ तिजारत तक नहीं थी। 1868 में सिर्फ 29 साल की उम्र में उन्होंने अपनी ट्रेडिंग कंपनी बना ली। उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि सिर्फ कपास बेचने से बात नहीं बनेगी, असल काम तो उसे कपड़े में बदलना है। तो उन्होंने एक बंद पड़ी ऑयल मिल खरीदी, अपनी जहानत से उसे कामयाब कॉटन मिल बनाया, और फिर उसे बेचकर जो मुनाफा हुआ उससे 1874 में नागपुर में एम्प्रेस मिल की बुनियाद रखी। ये उनकी दूरंदेशी का पहला बड़ा सबूत था। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, उस वक्त कॉटन का सारा काम मुंबई से होता था, लेकिन जमशेदजी ने अपनी मिल वहां से 770 किलोमीटर दूर नागपुर में लगाई। लोगों ने बहुत बातें बनाई, लेकिन ये एक शानदार फैसला था। क्यों? क्योंकि एक तो खाम माल यानी कपास की फसलें नागपुर के पास थीं, दूसरा पानी के लिए वहां दरिया और झीलें थीं, और तीसरा मुंबई के मुकाबले में मजदूर बहुत आसानी से और कम कीमत पर मिल जाते थे। जमशेदजी ने महसूस किया कि मजदूरों की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उन्होंने सजा या जुर्माने का रास्ता नहीं अपनाया। उसके बजाय उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने अपने वर्कर्स को सहूलियात दी। जरा सोचिए, आज से 150 साल पहले जब मजदूरों के हुकूक का कोई तस्वुर ही नहीं था, उन्होंने पेंशन स्कीम, मेडिकल इंश्योरेंस और यहाँ तक के स्पोर्ट्स डे और फैमिली डे जैसे प्रोग्राम शुरू किए। और नतीजा ये निकला कि वर्कर्स ने कंपनी को अपना समझा, और उनकी मेहनत ने इम्प्रेस मिल को कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इम्प्रेस मिल की कामयाबी के बाद भी जमशेदजी की मंजिल अभी बहुत दूर थी। उनका विजन एक मजबूत और खुद इन्हिसार हिंदुस्तान बनाना था जो दुनिया में सर उठाकर जी सके। इस विजन के 4 बड़े स्तून थे: एक मॉडर्न आयरन और स्टील कंपनी, एक आलमी मयार का होटल, एक बेहतरीन साइंस इंस्टीट्यूट, और मुल्क को रोशन करने के लिए एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इन 4 बड़े ख्वाबों में से सिर्फ एक ही था जिससे वो अपनी जिंदगी में पूरा होता देख सके, और वो था ताजमहल होटल, जो 1903 में मुकम्मल हुआ। यह हिंदुस्तान का पहला होटल था जिसमें बिजली थी, जर्मनी से मंगवाई गई लिफ्टें थी और अमेरिकन पंखे थे। एक मशहूर कहानी यह है कि उन्होंने ये होटल बदला लेने के लिए बनाया क्योंकि उन्हें एक बरतानवी होटल में दाखिल नहीं होने दिया गया था, लेकिन असल में वो अपने शहर बम्बई को एक शानदार तोहफा देना चाहते थे। जमशेदजी का दूसरा बड़ा ख्वाब था हिंदुस्तान में स्टील बनाना। उस वक्त रेलवे के लिए सारा लोहा बरतानिया से आता था। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में लोहे के ज़खायर की तलाश शुरू की, और ये तलाश 17 साल तक चलती रही। आखिरकार ज़खायर मिल तो गए, लेकिन बदकिस्मती से 1904 में जमशेदजी का इंतकाल हो गया, और वो ये ख्वाब पूरा होता नहीं देख सके। लेकिन जमशेदजी का ख्वाब उनके साथ खत्म नहीं हुआ। उनके बेटे दोराबजी टाटा ने इस मशल को थाम लिया। उन्होंने अपने वालिद के अधूरे मिशन को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया, और 1907 में टाटा स्टील की बुनियाद रखी। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं थी, ये एशिया का पहला स्टील प्लांट था, और खुद इन्हिसार हिंदुस्तान की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। दोराबजी टाटा सिर्फ स्टील प्लांट पर ही नहीं रुके, उन्होंने अपने वालिद के बाकी ख्वाबों को भी हकीकत का रूप देने का पक्का इरादा कर लिया था। दोराबजी की क़यादत में टाटा ग्रुप ने एक के बाद एक संगे मिलूबूर किया। 1910 में हिंदुस्तान को अपनी पहली हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी मिली, टाटा पावर। फिर तालीम और रिसर्च के मैदान में एक इनकलाब आया जब बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की बुनियाद रखी गई। ये वही इदारा है जिसने आगे चलकर हिंदुस्तान को अपना पहला कंप्यूटर और पहला देसी एयरक्राफ्ट बनाने में अहम किरदार अदा किया। 1932 में दोराबजी टाटा का भी इंतकाल हो गया। अब सवाल ये था कि इस अजीम मिरास को आगे कौन बढ़ाएगा, और क्या वो सिर्फ पुराने रास्तों पर चलेगा या अपना कोई नया रास्ता भी बनाएगा।
ये जिम्मेदारियां खानदान के एक और फर्द जे.आर.डी. टाटा के कंधों पर आ गईं। जे.आर.डी. टाटा एक नए दौर के लीडर थे। उनका जुनून था आसमानों में उड़ना। उन्होंने इख्तिदार संभालते ही हिंदुस्तान को परवाज का तोहफा देने का फैसला किया। उन्होंने टाटा एयरलाइंस की बुनियाद रखी और फिर तारीख रकम करते हुए इसकी पहली परवाज खुद उड़ाई। इसी के साथ वो हिंदुस्तान के पहले लाइसेंस याफ्ता कमर्शियल पायलट भी बन गए। यही एयरलाइन बाद में हिंदुस्तान की कौमी एयरलाइन यानी एयर इंडिया बनी। जे.आर.डी. टाटा ने टाटा ग्रुप को मुस्तकबिल के लिए तैयार किया। 1939 में उन्होंने टाटा केमिकल्स की बुनियाद रखी ताकि रोजमर्रा की चीजों के लिए बाहर के मुल्कों पर इन्हिसार खत्म हो। फिर उन्होंने भारी सनत की तरफ कदम बढ़ाया और ट्रक और इंजन बनाने वाली कंपनी शुरू की, जो आज टाटा मोटर्स के नाम से जानी जाती है। और जब दुनिया डिजिटल दौर में दाखिल हो रही थी तो जे.आर.डी. ने 1960 की दहाई में ही हिंदुस्तान की पहली आईटी कंपनी TCS की बुनियाद रखकर एक नए इनकलाब का आगाज कर दिया। जे.आर.डी. टाटा ने कई दहाइयों तक टाटा ग्रुप की क़यादत की। अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में उन्होंने मुस्तकबिल की क़यादत के लिए अमेरिका से ख़ानदान के एक नौजवान को हिंदुस्तान बुलाया। ये कोई और नहीं बल्कि रतन टाटा थे। 1991 में जब उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया तो एक ऐसे नए और जदीद दौर का आगाज़ हुआ जिसने टाटा को आलमी नक्शे पर एक बिल्कुल नई शनाख्त दी। रतन टाटा का विजन था कि हर चीज़ में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो। उन्होंने सोचा कि टाटा मोटर्स ट्रक तो बनाता है, लेकिन कोई ऐसी गाड़ी क्यों नहीं बनाता जिसके तमाम पुर्जे हिंदुस्तान में ही बने हों। इसी सोच के साथ 1998 में हिंदुस्तान की पहली मुकम्मल तौर पर देसी कार इंडिका लॉन्च की गई। रतन टाटा की क़यादत में टाटा ग्रुप हिंदुस्तान की सरहदों से निकलकर आलमी मैदान में उतर गया। ये वो दौर था जब एक हिंदुस्तानी कंपनी ने दुनिया के बड़े बड़े और मशहूर ब्रांड्स को खरीदना शुरू कर दिया। टाटा टी ने बरतानिया की मशहूर टीटली टी को खरीदा, टाटा स्टील ने यूरोप के सबसे बड़े स्टील बनाने वाले कोर्स ग्रुप को हासिल किया और टाटा मोटर्स ने लग्जरी कारों की दुनिया के दो बेताज बादशाह जैगवार और लैंड रोवर को अपनी सल्तनत का हिस्सा बना लिया। तो एक छोटे से ख्वाब से शुरू होने वाला ये सफर आज एक आलमी सल्तनत बन चुका है। ये 150 साल की मेहनत और विजन का फल है। आज टाटा ग्रुप जिंदगी के हर शोबे में ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। लेकिन ये कामयाबी किसी एक शख्स की मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि ये 150 सालों में बहुत से लोगों के खून पसीने का नतीजा है। टाटा की कहानी हमें यही सिखाती है कि एक अजीम मिरास एक दिन में नहीं बनती। इसके पीछे नस्लों का सब्र, उनकी मेहनत और एक मुश्तरका विजन होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता।